guys, welcome to the Nursing Wi-Fi. We are discussing about the new MCQs related to the growth and development of pediatrics और उसी से लेकर हमारे पास कुछ यहाँ पर क्वेश्चन है जिनको आज हम सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है उसको चलिए स्टार्ट करते हैं और ऑप्शन भी आप आंसर करते रहिएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या आंसर यहाँ पर रहने वाला है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से कौन सा है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज द ट्रू अबाउट द इरप्शन ऑफ टीथ, कि कौन सा कथन टीथ इरप्शन के बारे में सत्य है। पहला ऑप्शन यहाँ पर कि प्री मोलर, फर्स्ट ए ऑप्शन क्या है, प्री मोलर अपीयर फर्स्ट इन प्राइमरी डेंटिशन, प्री मोलर अपीयर फर्स्ट इन प्राइमरी डेंटिशन, इंसाइजर अपीयर फर्स्ट इन सेकेंडरी डेंटिशन, थर्ड मोलर इज लास्ट टू डेवलप, लास्ट में डेवलप होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म डिले द डेंटिशन एंड कैनाइन आर द लास्ट टू अपीयर इन प्राइमरी डेंटिशन, कैनाइन सबसे लास्ट में अपीयर होते हैं। अब देखिएगा अगर आपको डेंटिशन या बात करें टीथ्स के बारे में पता है तो आप ये क्वेश्चन यहाँ पर इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? यस एनीवन, विच इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू यू? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी या ऑप्शन ई? तो देखिएगा मैं आपको डेंटिशन के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा कि व्हाट इज द प्राइमरी डेंटिशन, व्हाट इज द सेकेंडरी डेंटिशन। देखिएगा पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर टीथ इरप्शन की। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? टीथ इरप्शन, ठीक है। टीथ इरप्शन की अगर यहाँ पर बात करें इरप्शन का मतलब टीथ का आना, ठीक है। दो तरह के टीथ होते हैं हमारे पास, अगर बात करें या दो तरह के टीथ देखने को मिलते हैं, उनको बोलते हैं प्राइमरी डेंटिशन, प्राइमरी डेंटिशन और सेकेंडरी डेंटिशन। प्राइमरी डेंटिशन ऑल्सो नोन एज द मिल्क टीथ, क्या बोलते हैं इसको? मिल्क टीथ भी बोलते हैं, ठीक है। डेसिडुअस टीथ इनको बोला जाता है। सेकेंडरी डेंटिशन जो हमारे पास होते हैं इनको परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ बोला जाता है। और जो मिल्क टीथ होते हैं उनको क्या बोलते हैं? दूसरा नाम क्या है इसका? टेम्पररी टीथ, टेम्पररी टीथ। अगर क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ पर कि टीथ इरप्शन के बारे में तो देखिएगा सबसे पहले जो टीथ इरप्शन होता है वो होता है 6 मंथ पर। कब होता है? 6 मंथ पर। कौन सा होता है? अगर बात करें लोअर सेंट्रल इंसीजर, फर्स्ट जो टीथ इरप्शन होता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में आता है कि विच इज द फर्स्ट टीथ, तो लोअर सेंट्रल इंसीजर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर कि फॉर्मूला क्या है यहाँ पर प्राइमरी टीथ का। जो प्राइमरी टीथ का फॉर्मूला होता है, ठीक है, यहाँ पर जो फर्स्ट इरप्ट होगा वो कौन सा टीथ होगा? फर्स्ट अपर मोलर, ठीक है, फर्स्ट अपर मोलर। कब इरप्ट होता है? अगर बात करें यहाँ पर ये 6 ईयर्स में होता है, 6 मंथ में था, ये कब होगा? 6 ईयर्स में होता है। नेक्स्ट बात करें टीथ फॉर्मूला क्या है यहाँ पर? टीथ फॉर्मूला की बात करें तो 2102, ठीक है, 2102। इसका मतलब क्या है कि 2 क्या होंगे यहाँ पर? इंसाइजर होंगे, 2 केनाइन होंगे, प्री मोलर क्या होंगे? एब्सेंट होंगे, और मोलर कितने होंगे? 4 होंगे। तो ये यहाँ पर क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ICPM, ठीक है, ICPM कि यहाँ पर इंसाइजर 4 टोटल, ठीक है, किसके अंदर? 20 टीथ्स के अंदर। केनाइन कितने होंगे? 2 होंगे। प्री मोलर एब्सेंट होगा, मोलर कितने होंगे? 4 होंगे। परमानेंट टीथ की बात करें फॉर्मूला का तो यहाँ पर है 2123, 2123। दैट इज आल्सो इंसाइजर, केनाइन, प्री मोलर और मोलर। तो देखो प्री मोलर किस में प्रेजेंट होते हैं? सेकेंडरी टीथ या परमानेंट टीथ में प्रेजेंट होते हैं। ये कुछ बेसिक था इसके बारे में। वापस क्वेश्चंस पे आ जाइए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। तो देखो पहली चीज तो क्या हो गई हमारे पास, अगर बात करें कि प्री मोलर अपेयर इन द फर्स्ट इन प्राइमरी डेंटिशन, तो प्राइमरी डेंटिशन में ये नहीं होते। क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, तो ये तो नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंसीजर अपेयर फर्स्ट इन सेकेंडरी डेंटिशन, सेकेंडरी में फर्स्ट में अपेयर नहीं होता है। हमने डिस्कस किया कि कौन सा अपेयर होता है? फर्स्ट अपर मोलर क्या होता है? अपेयर होता है, तो ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट है थर्ड मोलर अपर इज लास्ट टू डेवलप। इट इज द करेक्ट आंसर कि थर्ड मोलर होते हैं, ठीक है, थर्ड
मोलर होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, विजडम टीथ, विजडम टीथ भी बोलते हैं। ठीक है, वो कब अपीयर हो जाते हैं, लगभग हम बात करें 18 टू 24 ईयर्स एज में अपीयर होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, लास्ट मोलर टीथ भी बोलते हैं। ठीक है, लास्ट मोलर टीथ भी बोलते हैं। तो इट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करें हाइपोथायरॉइड डिलेटेड डेंटिस्ट, ऐसा नहीं अर्ली डेंटिशन नेटल टीथ देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है केनाइन आर द लास्ट टू अपीयर इन प्राइमरी डेंटिशन, कि सबसे बाद में केनाइन अपीयर होते हैं किसमें, प्राइमरी डेंटिशन में। बट ऐसा नहीं होता है, सबसे लास्ट में अपर एंड लोअर सेकेंड मोलर टीथ क्या होते हैं, अपीयर होते हैं किसके अंदर, प्राइमरी डेंटिशन। बात करें कब होते हैं, 24 टू 30 मंथ्स के अंदर देखने को मिलते हैं। बोल सकते हैं कि प्राइमरी डेंटिशन लगभग 2 से 2.5 साल में क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। या मिल्क टीथ जो इरप्ट होते हैं वो लगभग 2 से 2.5 साल में क्या होते हैं, इरप्शंस हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर इज थर्ड अपर मोलर इज लास्ट डेवलप इन द, बात करें कि डेंटिशन के अंदर या सेकेंडरी डेंटिशन के अंदर सबसे लास्ट में जो अपीयर होते हैं वो कौन से होते हैं, थर्ड मोलर टीथ अपीयर होते हैं। चलिएगा आगे, ये हो गया हमारे पास कंप्लीट यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, फिर से एक और क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग, कि प्राइमरी डेंटिशन बिगेन टू शो टीथ इरप्शन बाय, कि प्राइमरी डेंटिशन कब स्टार्ट होता है या प्राइमरी डेंटिशन कब स्टार्ट, बोल सकते हैं मिल्क टीथ सबसे पहले कब इरप्ट होना स्टार्ट होते हैं। सिंपल लैंग्वेज के अंदर ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन 6 वीक, नेक्स्ट है 6 मंथ, नेक्स्ट है 12 मंथ और 12 वीक्स। तो विच वन इज करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू यू, फास्ट जल्दी से आंसर कीजिएगा कि आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। 6 वीक्स में होंगे, 6 मंथ में होंगे, 12 वीक्स में होंगे या 12 महीने में होंगे। देखो सिलेक्शन की तैयारी करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा और पढ़ना ऐसा पड़ेगा कि क्रिस्टल क्लियर रहे आपके आंसर। ठीक है, ऐसा नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए एग्जाम में बैठने के बाद कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा। आपका थ्योरेटिकल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, एमसीक्यूज आपने निकाले हुए हैं, तो सिलेक्शन तो आपका रुकने वाला नहीं है। तो इसी के साथ देखिए, प्राइमरी डेंटिशन बिगिन टू द, लिखा हुआ है यहाँ पर शो टीथ इरप्शन कब होता है। देखो हम अगर डेंटिशन की बात करें या टीथ इरप्शंस की बात करें, देख लीजिएगा इसका करेक्ट आंसर आपके पास हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहले पहला टीथ कब आता है, 6 मंथ ऑफ एज। कौन सा था, लोअर सेंट्रल इंसाइजर। फिर मैं बात करता हूँ एक बार यहाँ पर कि टीथ इरप्शन, क्वेश्चन पूछा जाए कि टीथ इरप्शन कब से स्टार्ट होता है न्यूबॉर्न बेबी के अंदर, ठीक है, तो आपका राइट आंसर रहेगा 6 मंथ्स। कब होता है, 6 मंथ। आपसे पूछा जाए कि टेम्पररी टीथ इरप्शन कब कंप्लीट हो जाता है, टेम्पररी टीथ इरप्शन कंप्लीट कब हो जाता है, ठीक है, तो कंप्लीट आंसर रहेगा आप यहाँ पर बात करें 24 से 30 मंथ्स, या बोल सकते हैं 2 से 2.5 साल में क्या हो जाता है, कंप्लीट 20 टीथ। तो टेम्पररी टीथ कितने होते हैं, 20 होते हैं, वो क्या हो जाता है, इरप्शंस हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि टीथ इरप्शन हो सके, फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं, फॉर्मूला क्या था 2102, या बात करें 2102, टोटल टीथ कितने हो जाएंगे 20, ठीक है। अपर क्वाड्रेंट, एक माउथ केविटी को, क्या माउथ केविटी को 4 क्वाड्रेंट के अंदर डिवाइड किया गया है और एक क्वाड्रेंट से फॉर्मूला निकाला गया है 2102, जिसको हम बोल सकते हैं ICPM। किस सीक्वेंस में, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो इसके अकॉर्डिंग जो मोलर टीथ होते हैं वो तो क्या होते हैं, जो मिल्क टीथ है या टेम्पररी टीथ है या प्राइमरी डेंटिशन है उसके अंदर कंप्लीटली क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर टीथ इरप्शन की, कि कौन से मंथ में कौन सा टीथ इरप्शन होगा। हम यहाँ पर टेबल बना लेते हैं, ये हो गया इंसाइजर, नेक्स्ट है हमारे पास कैनाइन, नेक्स्ट है प्रीमोलर्स, ठीक है, और लास्ट होता है मोलर टीथ। तो देखो अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस इरप्शन कैसे होता है टीथ का, तो पहले सबसे पहले जो इरप्ट होगा 6 मंथ के अंदर, ठीक है, वो कौन सा होगा, शॉर्ट में लिखे लोअर सेंट्रल इंसाइजर। क्वेश्चन पे आता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो कि सबसे पहले जो इरप्ट होने वाला टीथ है वो कौन सा होगा, लोअर सेंट्रल इंसाइजर। नेक्स्ट कौन सा होगा 8 मंथ एज पे, अपर सेंट्रल इंसाइजर। 8 मंथ पे कौन सा होगा भाई, अपर सेंट्रल इंसाइजर देखने को मिलेगा। 9 मंथ अपर लेटरल इंसीजर, ठीक है, अपर लेटरल इंसीजर।
नेक्स्ट वन है हमारे पास 10 मंथ पर क्या मिलेगा यहाँ पर, अपर सेंट्रल इंसीजर, अपर सेंट्रल इंसीजर। तो इस प्रकार से हमें क्या मिलता है, टीथ इरप्शन देखने को मिलता है, कौन सा, इंसीजर। केनाइन की बात करें, अगर केनाइन टीथ की बात करें तो सबसे पहले अपर केनाइन कौन से आते हैं भाई, अपर केनाइन कब आएंगे, 16 मंथ पे, 16 मंथ। देन लोअर केनाइन, लोअर केनाइन ये कब आएंगे हमारे पास, 17 मंथ पे। प्रीमोलर क्या थे, एब्सेंट, तो लिख देंगे क्या होता है भाई, एब्सेंट होता है। इसके बाद फर्स्ट अपर मोलर कौन सा टीथ, इरप्शन होगा फर्स्ट अपर मोलर टीथ लगभग 12 से 13 महीने पे, ठीक है। फर्स्ट अपर मोलर कब आता है, 12 से 13 महीने पे। फर्स्ट लोअर मोलर, फर्स्ट लोअर मोलर 14 मंथ्स, ठीक है, फर्स्ट लोअर मोलर 14 मंथ्स। अब हमारे पास क्या बचा, हमने बोला था कि मोलर टीथ 4 होते हैं, ठीक है, 2 तो आगे, 2 और बचे, तो कौन से बचे, सेकंड अपर मोलर एंड सेकंड अपर मोलर, बात कर सकते क्या होगा यहाँ पर, सेकंड अपर मोलर एंड लोअर मोलर, जो लगभग क्या आते हैं यहाँ पर 24 से लेकर 30 महीने के अंदर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप आप अब यहाँ पर टीथ कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपसे पूछा जाए कि 18 महीने में कितने टीथ डेवलप होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कितने होते हैं हमारे पास, लगभग काउंट कर सकते हैं, 2 टीथ हटा देंगे तो टोटल कितने बचे, लगभग 18 महीने के अंदर। या बात करें कि 24 महीने के पहले कितने टीथ आ जाते हैं, तो हमारे पास राइट होगा 18, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर टीथ कैलकुलेशंस या इरप्शन के बारे में जानकारी कलेक्ट कर सकते हो। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हो गया हमारे पास कंप्लीट, आगे चलेगा, नेक्स्ट वन देखिएगा। फिर एक और क्वेश्चन यहाँ से टीथ इरप्शन से कि विच ऑफ फॉलोइंग इज एंड आर ट्रू रिगार्डिंग, कौन सा यहाँ पर सत्य कथन है, डेवलपमेंट ऑफ, फर्स्ट वन यहाँ पर लिखा हुआ है डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड ड्यूरिंग 6 से 12 ईयर्स, 6 to 12 ईयर्स ऑफ एज। यहाँ पर विच इज फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड ड्यूरिंग 6 to 12 ईयर्स ऑफ एज, कि कौन सी चीज यहाँ से बच्चे के लिए सही है जो 6 से 12 ईयर्स में क्या करता है, जिसका डेवलपमेंट हो रहा है। फर्स्ट है वेट इंक्रीज बाय 1 to 2 kg पर ईयर, के हर साल कितना सॉरी कि हर साल वेट कितना बढ़ता है, लगभग 6 से 12 1 to 2 kg पर ईयर बढ़ता है। नेक्स्ट हेड ग्रोथ एट द रेट ऑफ द 2 to 3 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं है भाई, ग्रोथ अकर कंटिन्यूसली, लगातार ग्रोथ चलती है, ग्रोथ अकर स्प्रूट्स, ठीक है, कि ग्रोथ स्प्रूट्स दिखाई देते हैं, और हाइट इंक्रीज एट द रेट ऑफ 6 to 7 सेंटीमीटर पर ईयर। तो पहले तो ये चीज समझिएगा कि अगर वेट इंक्रीजमेंट की बात करें, तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि वेट कितना बढ़ता है, तो वेट की बात कर लेते हैं पहले, तो वेट कितना इंक्रीज होता है, फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पर विच इज ऑप्शन इज करेक्ट वो भी देखेंगे। देखिएगा वेट की बात करते हैं कि वेट कितना बढ़ता है, हमारा आंसर यहाँ पर बैठता नहीं बैठता, फिर वो देखते हैं। वेट जो न्यूबॉर्न होता है उसका नॉर्मल वेट 2.5 से 3.5 kg होता है, ठीक है। अगर एवरेज वेट हम 3 kg मान लें, तो जो पहला 6 मंथ्स होते हैं, 5 to 6 मंथ्स, उसमें वेट क्या हो जाता है हमारे पास, डबल हो जाता है, 2 times ऑफ बर्थ वेट। और किस रेट से बढ़ता है, लगभग 25 to 30 ग्राम पर डे, ठीक है, 25 to 30 ग्राम पर डे बढ़ता है। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि 6 महीने में कितना वेट बढ़ा होगा, 6 मंथ में, तो पर वीक मान लीजिए हम क्या है 900 ग्राम है, मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो गया, 3.6 kg हो गया, क्या फर्स्ट ईयर के अंदर, पहले ईयर के अंदर कितना बढ़ गया, 3.6 kg हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट देखो, इसके बाद क्या होता है 6 to 12 मंथ्स, 6 to 12 मंथ्स क्या होता है हमारे पास, ये पहले 6 महीने का ही रहा, अभी कितने का रहा, फिक्स फर्स्ट 6 मंथ। नेक्स्ट बात करते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। चलेगा, तो पहले 6 मंथ में हमारे पास हो गया 25 से 30 ग्राम पर डे बढ़ता है। इस अकॉर्डिंग पर मंथ कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 900 ग्राम बढ़ रहा है। 6 महीने से यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर
3.6 kg हमारे पास हो गया, डबल हो गया। 6 मंथ में कितना हो गया? 6 मंथ में हमारे पास वेट डबल हो गया 6 मंथ ऑफ एज। नेक्स्ट इज 6 टू 12 मंथ्स में कितना बढ़ता है? 15 टू 20 ग्राम पर डे। ठीक है, इस अकॉर्डिंग 1 ईयर पे जो वेट होता है कितना? 3 टाइम्स ऑफ बर्थ वेट। देखो पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, पहले ऑप्शन पे चलेगा वापस। फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास कि वेट इंक्रीज बाय 1 टू 2 kg पर ईयर। तो ऐसा तो नहीं है, वेट में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन है, कभी वेट ज्यादा बढ़ रहा है, कभी वेट क्या बढ़ रहा है? कम बढ़ रहा है। तो ये तो हो गया हमारे पास क्या? रॉन्ग आंसर, कि आंसर हमारे पास करेक्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लिखा है हेड ग्रो एट द रेट ऑफ 2 टू 3 सेंटीमीटर पर ईयर। ऐसा भी नहीं होता है, हम इसकी भी बात करेंगे आगे क्वेश्चन के अंदर। ये भी नहीं है। ग्रोथ अकर्स कंटिन्यूअसली, ये भी नहीं है। ग्रोथ कभी फास्ट होता है, कभी स्लो होता है, और एक एडल्ट एज पे जाके ग्रोथ क्या हो जाता है? स्टेगनेंट हो जाता है, रुक जाता है। ग्रोथ अकर इन स्पोर्ट्स, ये भी नहीं है, ये भी नहीं मिलता है हमें। नेक्स्ट बात करें कि हमें देखने को क्या मिलता है, अगर बात करें यहाँ पर तो हमें मिलता है हाइट। करेक्ट आंसर क्या है इसका? अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? हाइट इंक्रीज एट द रेट ऑफ 6 टू 7 सेंटीमीटर पर ईयर। कैसे बढ़ता है? इसके हाइट इंक्रीजमेंट पैटर्न की बात कर लेते हैं कि हाउ टू इंक्रीज द हाइट। ये कई बार हाइट वेलोसिटी के नाम से भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ हाइट। तो देखो अगर मैं हाइट की बात करूं, अगर मैं हाइट की बात करूं तो 8 बर्थ, सबसे पहले किसकी बात करते हैं? 8 बर्थ जो हाइट होता है वो होता है 50 सेंटीमीटर एवरेज, या बोल सकते हैं इसको 20 इंचेस होता है। किसी भी न्यूबॉर्न का जो हाइट होता है कितना होता है? 50 सेंटीमीटर या 20 इंचेस होता है। अगर बात करें फर्स्ट 6 मंथ्स की बात करें, ठीक है, तो कितना बढ़ता है? लगभग 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ बढ़ता है। और जब इस रेट से बढ़ता है तो 6 मंथ में कितना हो जाता है? 6 मंथ में लगभग 65 सेंटीमीटर क्या मिलेगा? हाइट मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर 6 टू 12 मंथ्स, हाइट कितना बढ़ता है? लगभग 1.5 सेंटीमीटर पर मंथ बढ़ता है। और इस रेट से जब हाइट बढ़ता है तो हाइट कितना हो जाता है हमारे पास? हमारे पास जो हाइट है 1 ईयर इस पे कितना मिलेगा? लगभग 75% मिलेगा। जो बर्थ हाइट का कितना हो गया? लगभग 50% क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। या पूछा जाए कि फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ 1 साल में कितना हाइट बढ़ा, तो 25 सेंटीमीटर क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। किसके अंदर? 1 ईयर ऑफ एज में कितना बढ़ा? यहाँ पर 25 सेंटीमीटर बढ़ा। पूछा जाए यहाँ पर कि 1 साल में टोटल हाइट कितना होता है? टोटल हाइट कितना होता है? यहाँ पर टोटल हाइट होता है हमारे पास, टोटल हाइट हमारे पास होता है 75 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है? इतना क्लियर हुआ हमारे पास हाइट के बारे में। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर पूछा क्या गया है क्वेश्चन में आइएगा वापस। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास 6 टू 7 सेंटीमीटर पर ईयर होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, और भी जो हाइट्स होती है कि बात करें यहाँ पर कि वेलोसिटी ऑफ हाइट की बात करें, ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट कि अगर हम कैलकुलेट करें तो पहले साल में हमारे पास कितना बढ़ा? लगभग 25 सेंटीमीटर। दूसरे साल में हमारे पास बढ़ता है 12 सेंटीमीटर। तीसरे साल में बढ़ता है 9 सेंटीमीटर। देन हमारे पास जो इंक्रीज होता है वो होता है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। देन 5 ईयर में 6 सेंटीमीटर, और ईच ईयर पे क्या बढ़ता है? 5 सेंटीमीटर बढ़ता है। टिल द कब तक? जब तक कि बच्चा 12 साल का ना हो जाए, 12 ईयर्स एडल्ट के इक्वल ना हो जाए। तो जब इसको टोटल हाइट को डिवाइड किया जाएगा, ठीक है, टोटल हाइट को डिवाइड किया, जैसे हम बोल दें इस क्वेश्चन में और भी इंटरेस्टिंग देखो जो नोट सेट के अंदर आया था, क्या आया था क्वेश्चन में? पूछा गया आपसे नोट सेट में कि 2 टू 10 ईयर्स में, ठीक है, 2 टू 10 ईयर्स में हाइट वेलोसिटी, क्या पूछा गया? हाइट वेलोसिटी कितना होता है? तो सेम ऐसा ही ऑप्शन है यहाँ पर। तो हाइट वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? हम बात करेंगे कि 2 टू 3 ईयर्स में कितना बढ़ता है पहले। तो 2 टू 3 ईयर्स में जो हाइट बढ़ता है वो लगभग 9 सेंटीमीटर बढ़ता है। फिर बात करें 3 टू 4 ईयर्स में कितना बढ़ेगा? तो 3 टू 4 ईयर्स में 7 सेंटीमीटर बढ़ता है। 4 टू 6 में कितना बढ़ेगा? कि यहाँ पर बात करें 6 सेंटीमीटर बढ़ता है। ठीक है, 5 ईयर्स में कितना बढ़ेगा? 5 सॉरी यहाँ पर कितना बढ़ेगा? 5 सेंटीमीटर बढ़ेगा। और बात करेंगे 5 से लेकर 10 साल तक कितना बढ़ेगा? तो 5
सेंटीमीटर ईच ईयर्स क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब देखिए क्या करना है, प्लस करना है, 9 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5, और 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर, अगर बात करें टोटल कितने साल बच रहे हैं, 5 से 10 के बीच में 4 बच रहे हैं, तो हो गए लगभग हमारे पास कितना, ये 20 सेंटीमीटर के आसपास, सॉरी 25, तो काउंट कर लीजिए कितना हो रहा है, ठीक है। पन 15 और 7 47, और 47 को क्या कर देंगे हम, 8 से डिवाइड कर देंगे, लगभग कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, अगर 47 को 8 से डिवाइड करेंगे 6×48 के आसपास सेंटीमीटर होता है, तो लगभग आएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर, क्या आएगा हमारे पास देखिएगा 6 सेंटीमीटर यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। कितना बढ़ेगा, तो सिंपल सी बात है, जितना ईयर दे रखा हो टोटल हाइट को क्या करना है, आपको प्लस करना है, उससे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो लगभग 6 सेंटीमीटर पर ईयर क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ हाइट देखने को मिलेगा। लाइक दिस वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस, कि हमें जो भी ईयर दे रखा हो, जैसे 2 से 10 साल दे रखा है, तो टोटल हाइट 2 साल तक तो बच्चा बड़ा हो गया ना, 2 साल के बाद 2 से 3, तो वो टोटल हाइट हमें क्या करना है, प्लस करना है, और जो ईयर्स है 2 से लेकर 10 तक कितने हुए, 8 साल हुए, 8 से डिवाइड कर देना है, तो लगभग वेलोसिटी 6 सेंटीमीटर पर ईयर आता है। और आप कैलकुलेट भी नहीं करोगे तो आपके पास जो वेलोसिटी होता है वो लगभग, हमसे बात करें कि 2 to 8 पूछा जाए, ठीक है, तो कितना होता है, 5 to 6 सेंटीमीटर पर ईयर होता है। कोई कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है आपको, 2 to 10 पूछा जाए या फिर 2 to 12 पूछा जाए एडल्ट तक, जो वेलोसिटी हाइट होगा वो 6 to 7 सेंटीमीटर पर ईयर होगा। ये दोनों हमें क्या करना है, फॉलो करना है एग्जाम सोल्व करने के लिए, क्लियर है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा कि हाइट इंक्रीज एट द रेट ऑफ, पर ईयर जो हाइट इंक्रीज होता है वो किस रेट से होता है, हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर, हाइट इंक्रीज एट द रेट ऑफ 6 to 7 ईयर पर ईयर। हर साल लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर क्या होगा, हाइट इंक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये बैच अनाउंसमेंट था, हर बार हम कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके, जो लिमिटेड हमारे पास 40 स्टूडेंट रहेंगे फर्स्ट, उन्हीं के लिए कितना है, 4500 के अंदर कंप्लीट ऑनलाइन बैच अवेलेबल है, जो कि मॉर्निंग बैच रहेगा। डेमो क्लासेस की बात करें 2, 3, 4 दिसंबर 2024 में स्टार्ट हो जाएगी, आप लाइव ज्वाइन कर सकते हो आफ्टर द रजिस्ट्रेशन। और अगर बात करें लाइव क्लासेस कब रहेगा, तो 5 दिसंबर से आपके पास लाइव क्लासेस देखने को मिलेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके अंदर आपको सभी प्रकार की जो टेस्ट सीरीज यहाँ पर हम लॉन्च कर रहे हैं वो सारी यहाँ पर क्या मिलेगी, इंक्लूड मिलेगी। मोस्टली अगर बात करें कि नॉर सेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो मोर देन 50 टेस्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ईच टेस्ट कितने रहेंगे, 100 रहेंगे, तो लगभग हम बोल सकते हैं कि 5000 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पर रहेंगे इस मॉर्निंग बैच के साथ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, यहाँ पर देखते रहिए नर्सिंग वाईफाई एजुकेटर्स। आगे चले, आगे बात करते हैं, ये बैच आपको ज्वाइन करना है, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो आप लोग। हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या करते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कि न्यू बॉर्न इज डबल हिज हाइट एट बर्थ बाई वॉट एज, कि किस एज ग्रुप में जो बच्चे का हाइट है वो डबल हो जाता है, ठीक है। न्यूबॉर्न हाइट का क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, 2.5 साल में, 3.5 साल में, 4.5 साल में, 5.5 साल में। तो हम अभी डिस्कस कर चुके थे, अभी हमने थोड़ी देर पे हाइट कैलकुलेशन पढ़ा है, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हाइट कैलकुलेशन की बात करें कि हाइट कैसे बढ़ता है भाई, देखो हाइट कैलकुलेशन, अगेन हाइट कैलकुलेशन भूलना मत, आज पढ़ेंगे तो लाइफ टाइम आपको याद रहना चाहिए कि हाइट कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। 8 बर्थ तो कितना हो गया, 8 बर्थ हो गया कितना, 50 सेंटीमीटर। डायरेक्ट बात करते हैं 6 मंथ पे कितना होता है, 65 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 ईयर पे कितना होता है, 1 ईयर पे हमारे पास हो जाता है ये लगभग कितना, 75 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 ईयर ऑफ एज, 2 ईयर में क्या करेंगे, 75 प्लस 12, तो लगभग कितना हो गया हमारे पास, 87 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 3 ईयर्स, 3 ईयर्स एज पे कितना होता है, तो 3 ईयर्स की अगर बात करें तो 3 ईयर्स पे कितना होगा, 87 प्लस 9, तो लगभग कितना हो जाएगा, अगर हमारे पास अगर बात करें यहाँ पर काउंट कीजिएगा,
96 सेंटीमीटर के आसपास रहेगा, ठीक है, 96 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बात करें 4 ईयर, 4 ईयर पे कितना बढ़ता है, 96 प्लस कितना का प्लस करे थे 7, तो लगभग 10 कितना हो जाएगा यहाँ पर अगर बात करें, देखिएगा 102। तो देखो हाइट डबल कब हो जाता है, कि पूछा जाए आपसे हाइट डबल कब हो जाता है, तो हाइट डबल कब होगा, 4 साल की उम्र में हाइट डबल हो जाता है, 4 साल की उम्र में हाइट डबल हो जाता है। 3 साल में नहीं हो रहा है, 4 साल में डबल हो जाता है। तो एग्जैक्ट आंसर जो होता है वो 3.5 to 4 ईयर्स ऑफ एज होता है, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर क्या है, 3.5 से 4.5 साल में हाइट डबल हो जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर मानेंगे क्या, बी। क्या मानेंगे, बी, कि 3.5 से 4.5 साल में डबल हो जाता है। अगर 3.5 भी दे रखा हो, 4.5 भी दे रखा हो और 4 दे रखा हो, तो एग्जैक्ट आंसर क्या मानेंगे, 4 ईयर ऑफ एज, कि 4 साल में क्या हो जाता है, हाइट डबल हो जाता है। और मैं डिस्कस करता हूँ वहां से आपको कि 5 साल की उम्र में 5 ईयर्स में जो हाइट होता है कितना होता है, 105 प्लस कितना बढ़ता है 6, सॉरी 102 प्लस 6, तो कितना हो गया लगभग हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 108, तो लगभग कितना बोल सकते हैं 110 सेंटीमीटर। एमएससी एंट्रेंस दिल्ली एम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि 5 साल के बच्चे का हाइट कितना होता है, तो राइट आंसर रहेगा आपके पास 110 सेंटीमीटर होगा। आपके पास क्वेश्चन है अब कि 12 साल 12 ईयर्स पे बच्चे का हाइट कितना होता है। कोई भी अगर बताना चाहे कि 12 ईयर्स में बच्चे का हाइट कितना होता है, तो यहाँ पर बता सकता है। कमेंट बॉक्स में आंसर करना है आपको कि 12 साल के बच्चे का हाइट कितना होता है, या बात करें कि 12 साल के बच्चे का हाइट कितना रहेगा। कमेंट बॉक्स में जो भी वीडियो देख रहा है उन सबको क्या करना है, कमेंट करके शो करना है कि हाउ मच हाइट एट द एज ऑफ 12 ईयर्स, 12 साल में बच्चे का हाइट कितना रहेगा। आगे चलते हैं, नहीं पता होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलेगा। नेक्स्ट वन बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में कि विच इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और एग्जाम एनोरसेट 2021 के अंदर आया हुआ है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ कंगारू मदर केयर, कंगारू मदर केयर के अंदर कौन से कंपोनेंट को इंक्लूड नहीं किया गया। पहला स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट, सेकंड वन है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, थर्ड वन है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, नेक्स्ट वन है अर्ली डिस्चार्ज एंड फॉलो अप। तो देखो पहले तो मैं बात कर लेता हूँ कि कंगारू मदर केयर होता क्या है। किसी भी लो बर्थ वेट बेबी, या बात करें लो बर्थ वेट बेबी हो गया, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन या स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज बेबी है, तो उनका टेम्परेचर या फिर हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए मदर और बेबी दोनों के बीच में स्किन टू स्किन कांटेक्ट रखा जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं, कंगारू मदर केयर बोलते हैं। एक प्रकार का कांटेक्ट ट्रांसमिशन के थ्रू मदर से बेबी को क्या होता है, हीट ट्रांसफर होता है। ये तो बात हुई बेसिक। अब बात करते हैं यहाँ पर कि व्हाट इज द कंगारू मदर केयर का डेफिनेशन, तो होगा स्किन टू स्किन कांटेक्ट। तो कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, तो मेजर 3 कंपोनेंट होते हैं। कितने होते हैं, 3। पहला होता है यहाँ पर कंगारू पोजीशन, क्या बोलते हैं फर्स्ट वन को, कंगारू पोजीशन। कंगारू पोजीशन का मतलब होता है कि मदर और बेबी को स्किन टू स्किन कांटेक्ट के अंदर रखेंगे। मदर का जो पोजीशन होगा वो सेमी सिटिंग भी हो सकता है, रिंक लाइन भी हो सकता है, बट मोस्टली क्या करते हैं, रिंक लाइन पोजीशन यहाँ पर यूज करते हैं। और जो बेबी का पोजीशन रहेगा वो मदर के चेस्ट ब्रेस्ट के बीच में क्या रहेगा, प्रोन पोजीशन के अंदर, हेड वन साइड द टर्न रहेगा। तो कंगारू पोजीशन के अंदर क्या देते हैं भाई, स्किन टू स्किन कांटेक्ट। क्या देते हैं, स्किन टू स्किन कांटेक्ट। ये तो क्या फर्स्ट कंपोनेंट कंगारू मदर के। सेकंड हो गया कंगारू न्यूट्रिशन। सेकंड कंपोनेंट क्या होता है, कंगारू न्यूट्रिशन। कंगारू न्यूट्रिशन की बात करें, कंगारू न्यूट्रिशन के अंदर आता है यहाँ पर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। क्या करवाना है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है, ठीक है। एवरी 2 आवर क्या करना है, ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड। बेबी को हर 2 आवर्स के अंदर क्या करना है, फीड कराना है। नेक्स्ट वन जो कंपोनेंट है, थर्ड कंपोनेंट, वो होता है यहाँ पर कंगारू डिस्चार्ज। कंगारू डिस्चार्ज का मतलब है कि when the child weight more than 2500 ग्राम एंड जो गेस्टेशनल वीक है वो लगभग 38 से ज़्यादा हो, 38 वीक्स, और बेबी क्या कर रहा हो
टेम्परेचर मेंटेन कर रहा हो, बेबी मेंटेन टेम्परेचर, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं। देयर आर 3 मेजर कंपोनेंट ऑफ केएमसी, कंगारू मदर केयर, कंगारू पशु स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट, कंगारू न्यूट्रिशन जिसमें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं, कंगारू डिस्चार्ज व्हेन द चाइल्ड वेट इज मोर देन 2.5 kg मोर देन 38 वीक्स, और लगभग 1 महीने तक लगभग क्या करे बच्चे यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन करे, उस केस में क्या करते हैं, इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंगारू केयर किन बच्चों को दी जाती, ऐसे बच्चे चाइल्ड मोर देन 1800 ग्राम से ज्यादा है, एंड क्या है, हीमोडायनेमिकल क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, उन्हीं बेबी को केएमसी दी जाती है। 1800 ग्राम से कम बच्चों को इंक्यूबेटर में रखा जाता है, ठीक है। अगर हीमोडायनेमिकली स्टेबल नहीं है और 1800 ग्राम से ज़्यादा है तो रेडेंट वार्मर में रखेंगे, ठीक है। किसी प्रकार का रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, मदर को कोई यहाँ पर बात करें कोई इन्फेक्शन है, उस केस में कंगारू मदर केयर नहीं दिया जाता है। बात करें कि कंगारू मदर केयर कौन दे सकता है, तो एनीवन हु इज विलिंग, ठीक है, कोई भी पर्सन जो विलिंग है वो कंगारू मदर केयर दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि कंगारू मदर केयर जो होता है वहां पर बात करें कि नेक्स्ट देखिएगा, कंगारू मदर केयर की बात करें कि उसके अंदर हमारे पास जो है व्हाट इज द कंपोनेंट हो गया, हमारे पास डिस्चार्ज क्राइटेरिया हो गया, वेट कितना बढ़ता है, वेट इंक्रीजमेंट पैटर्न कितना होता है, तो लगभग हमारे पास 15 टू 20 ग्राम पर डे क्या होता है, वेट बढ़ता है। नेक्स्ट वन आता है यहाँ पर अगर बात करें शॉर्ट के अंदर कि व्हाट इज द केएमसी ड्यूरेशन मैक्सिमम डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग क्या रहना है, 24 आवर्स मदर और बेबी को साथ साथ रखना है, किसके अंदर, केएमसी के अंदर, केएमसी के अंदर क्या रखना है, मदर और बेबी को साथ में रखना है फॉर 24 आवर्स। इसको रूमिंग इन भी बोलते हैं, बट रूमिंग इन में ये जरूरी नहीं है कि मदर और बेबी के बीच में कांटेक्ट हो, जबकि केएमसी के अंदर क्या होगा, मदर और बेबी के अंदर स्किन टू स्किन कांटेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन यहाँ पर बात करें केएमसी के बारे में कि मिनिमम ड्यूरेशन लगभग 1 आवर्स हो सकता है इंडियन पीडियाट्रिक गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, बट डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग जो बोला गया है, क्या बोला गया है कि मिनिमम जो केएमसी टाइमिंग है, ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, तो लगभग हमारे पास मदर और बेबी को 24 आवर्स के अंदर क्या रखना है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट रखना है। ओनली जब आपको नेसेसरी है, स्टूल यूरिन पास आउट कर रहा है, डायपर चेंज कर रहा है, फीडिंग रिक्वायरमेंट है, तब आप बेबी का यहाँ पर पोजीशन चेंज कर सकते हो। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये होता है हमारे पास कंप्लीट। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेंगे हमारे पास, ठीक है, जो एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वन यहाँ पर कैलोरी रिक्वायरमेंट पर डे ऑफ चाइल्ड वेट 15 kg वुड बी। देखो कैलोरी रिक्वायरमेंट बात करें, इसी को क्या बोलते हैं, फ्लूइड रिक्वायरमेंट बोला जाए, क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, फ्लूइड रिक्वायरमेंट। दोनों क्वेश्चन करेक्ट है, या तो यहाँ पर क्या है, कैलोरी रिक्वायरमेंट या फ्लूइड रिक्वायरमेंट, किसके लिए, 15 kg चाइल्ड के लिए, वुड बी टाइम ड्यूरेशन के बाद पर डे या 24 आवर्स। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हॉलीडे मेथड यूज करते हैं, क्या करते हैं, हॉलीडे मेथड। इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या है, देखो एक फॉर्मूला दे रखा है कि अगर 0 to 10 kg चाइल्ड होगा तो जो रिक्वायरमेंट रहेगा फ्लूइड या कैलोरी का, वो कितना रहेगा, 100 ml, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं 100 किलो कैलोरी पर डे, सॉरी पर केजी पर डे क्या होगा, रिक्वायरमेंट रहेगा। जैसे कि हम बात करें एग्जांपल के रूप में, कोई 9 kg का चाइल्ड होगा, 9 kg का टोटल कितना हो जाएगा पर डे, पर केजी कितना रिक्वायर्ड है, 100, तो 9 मल्टीप्लाई बाय द 100, तो 900 किलो कैलोरी, या बोल सकते हैं 900 ml फॉर 24 आवर्स, कितने 24 घंटे के लिए क्या होगा यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगा। आगे चलेगा, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि 10 to 20 kg अगर किसी बच्चे का वेट है तो कितना रिक्वायरमेंट होता है, फिर 50 ml या 50 किलो कैलोरी पर डे, पर केजी पर डे। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला कि 0 to 10, अगर वो 15 kg है तो इसको वेट को दो चीजों में डिवाइड करो, फर्स्ट 10 kg और 5 kg। तो फर्स्ट 10 kg का तो हमें पता है कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करके 1000 प्लस 50 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, नेक्स्ट देखो 50 मल्टीप्लाई बाय द 5 kg, कितना हो गया हमारे पास
250, दोनों को जोड़ेंगे कितना का 1250 किलो कैलोरी है, इसको बोल सकते हो आप कितना 1200 ml क्या रहेगा यहाँ पर टोटल फ्लूइड रिक्वायरमेंट रहेगा किसके लिए 24 आवर्स के अंदर। दिल्ली एम्स के अंदर पूछा गया था 2013 में 14 kg चाइल्ड के बारे में, तो ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो, अगर बेबी का वेट क्या है मोर देन 20 kg, 20 kg से ज़्यादा है तो कितना रिक्वायरमेंट होता है 20 ml या 20 किलो कैलोरी पर डे। अब इसका देखो एग्जांपल देख लीजिएगा, अगर वो 22 kg है, 22 kg तो हम क्या करेंगे वेट को डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे 10 + 2, पहला 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट 10 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो बचा हुआ रिमेनिंग है मोर देन 20 kg जो रिमेनिंग है उसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो हो गया टोटल 1500 + 40, तो कितना हो जाएगा 1540 ml किलो कैलोरी, या बात करें 1540 ml फ्लूइड 24 आवर्स के अंदर रिक्वायरमेंट रहेगा। तो फ्लूइड कैलकुलेशन या कैलोरी कैलकुलेशन में पर डे में आपको अब कोई मिस्टेक नहीं करना है। एक बार फिर समझिएगा, जो हॉलीडे मेथड है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि 0 to 10 kg रहेगा 100 ml या 100 किलो कैलोरी पर डे। अगर कोई 9 kg का है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 kg के जितने ऊपर वेट है कब तक 20 किलो तक, उस वेट को 50 ml या 50 किलो कैलोरी से मल्टीप्लाई करना है। अगर 20 kg के ऊपर जो भी वेट आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करना है 20 ml या 20 किलो कैलोरी से मल्टीप्लाई करना है। एग्जाम्पल दे रखा है 22 kg, तो सबसे पहले 22 kg को फर्स्ट 10 kg, नेक्स्ट 10 kg, और फिर रिमेनिंग मोर देन 20 kg के ऊपर जो वेट है 2 kg उसमें डिवाइड कर लेना है। पहले 10 kg को यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करना है, नेक्स्ट 10 kg को 50 से मल्टीप्लाई करना है, और जो रिमेनिंग मोर देन 20 kg वेट है उसको क्या करेंगे यहाँ पर हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 1540 ml चलेगा। आई थिंक ये कंप्लीट है, आगे चलें, हो गया ये, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर रेट ऑफ इंक्रीज इन हेड सरकमफ्रेंस फर्स्ट 3 मंथ, कि पहले 3 महीने के अंदर जो हेड सरकमफ्रेंस है वो किस रेट से इंक्रीज होता है। चलिएगा बात कर लेते हैं भाई, हेड सरकमफ्रेंस इंक्रीजमेंट कैसे होता है। पहले तो इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे बाय द इंची टेप। इंची टेप को कहाँ प्लेसमेंट करेंगे, एंटीरियर सुप्रा ऑर्बिटल रिज, लेटरली ट्राइगस ऑफ ईयर, और पोस्टीरियरली कहाँ पर प्लेसमेंट करेंगे। अगर बात करें ऑक्सीपिटल बोन प्रोमिनेंस, द एग्जैक्ट लैंडमार्क फॉर द हेड सर्कमफ्रेंस मेजरमेंट। अब देखिएगा 8 बर्थ जो हेड सर्कमफ्रेंस होता है वो 34 to 35 सेंटीमीटर होता है। तो एवरेज हमने यहाँ पर मान लिया कि हमारे 33 to 35 सेंटीमीटर होता है, तो हमने मान लिया यहाँ पर 34 सेंटीमीटर एवरेज है। अब बात करें हम 0 to 3 मंथ, इसकी बात करें 0 to 3 मंथ कितना बढ़ता है, तो हम बात करें 2 सेंटीमीटर पर मंथ बढ़ता है। जब इस रेट से बढ़ेगा तो 3 महीने में कितना हो जाएगा, 3 मंथ में कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर अगर बात करें लिख रखा है ऑप्शन, तो ऑप्शन तो करेक्ट हो गया हमारे पास ए, क्या हो गया ए। आगे बात करते हैं यहाँ पर 3 to 6 मंथ कितना बढ़ता है, तो 1 सेंटीमीटर, कितना 1 सेंटीमीटर पर मंथ बढ़ता है। तो लगभग 6 महीने पे कितना हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 43 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बात करें 6 to 12 मंथ्स कितना बढ़ता है 0.5 सेंटीमीटर पर मंथ। इस रेट से जब बढ़ेगा तो 1 ईयर पे कितना हो जाएगा 46 सेंटीमीटर। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हेड सरकमफ्रेंस इक्वल टू चेस्ट सरकमफ्रेंस कब हो जाता है, तो राइट आंसर आएगा 1 ईयर। कितना हो जाता है, तो 46 सेंटीमीटर हो जाता है। कितना हो जाता है 46 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, अगर कोई भी केस के अंदर हेड सरकमफ्रेंस नॉर्मल जो हमने सीक्वेंस लिखा है इससे ज्यादा इंक्रीजमेंट पैटर्न देखने को मिल रहा है, मान लो 4 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, 2.5 सेंटीमीटर से बढ़ रहा है, तो उस केस में सस्पेक्टेड केस क्या रहेगा हाइड्रोसिफिलस, कि बच्चे को क्या हो सकता है हाइड्रोसिफिलस हो सकता है। ठीक है, चलेगा आगे। तो ये हो गया हमारे पास हेड सरकमफ्रेंस। नेक्स्ट देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन कैन ए चाइल्ड किक अ बॉल, एक बच्चा जो है बॉल कब मार सकता है या बड़ी बॉल को किक कब कर सकता है। तो जनरली जो बॉल किकिंग की बात कर रहे हैं तो किस प्रकार का डेवलपमेंटल माइलस्टोन है
ग्रोस डेवलपमेंटल माइलस्टोन। किस प्रकार का डेवलपमेंटल माइलस्टोन है? ग्रोस डेवलपमेंटल माइलस्टोन। पीजीआई के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो देखिएगा अगर बात करें कि कब कर सकते हैं, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारे पास कि 24 मंथ्स, 24 महीने का जो बच्चा रहेगा वो क्या कर सकता है यहाँ पर किकिंग कर सकता है। अब कुछ ग्रोस डेवलपमेंटल माइलस्टोन की बात करते हैं। ग्रोथ का मतलब है जहां पर लार्ज मसल्स का यूज किया जाता है, लार्ज एक्सट्रीमिटीज का यूज किया जाता है, जैसे कि हाथ पैर हो गए, ठीक है। फाइन की बात नहीं करें, फाइन में क्या करते हैं, फाइन मसल्स या फिंगर रिस्ट जॉइंट का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ग्रोथ डेवलपमेंटल माइलस्टोन की बात करते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्रीपिंग, क्रीपिंग अपस्टीयर। क्रीपिंग अपस्टीयर कब देखने को मिलेगा? 15 मंथ में देखने को मिलेगा। क्रीपिंग अपस्टीयर कब देखने को मिलेगा? 15 मंथ में देखने को मिलेगा, ठीक है। अपस्टीयर सीढ़ियों पे ऊपर कब चढ़ सकता है? तो 18 टू 24 मंथ्स में क्या होता है, चढ़ सकता है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर डाउन स्टेयर, डाउन स्टेयर कब कर सकता है लगभग, तो बात करें 2.5 ईयर्स, 2.5 साल में क्या होता है, डाउन स्टेयर वहां पर स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर रन वेल लिख सकते हैं, रन वेल कब दौड़ सकता है, तो 18 मंथ का बच्चा क्या कर सकता है, रन वेल या अच्छे से दौड़ सकता है, ठीक है, भाग सकता है। रन वेल यहाँ पर आ जाएगा कि रन वेल कब कर सकते हैं हम यहाँ पर बात करें तो जनरली यहाँ पर 18 मंथ में कर सकते हैं। किकिंग ऑफ लेग बात कर ली हम यहाँ पर, किकिंग ऑफ लेग भी बोल सकते हैं इसको, या बॉल को कब मार सकता है, 24 मंथ्स में मार सकता है। यहाँ पर बात करें ट्राई साइकिलिंग, जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ट्राई साइकिलिंग कब होता है, 3 ईयर्स ऑफ एज। ट्राई साइकिलिंग कब होता है, 3 ईयर्स ऑफ एज, या बोल सकते हो 36 मंथ्स। तो कुछ ग्रोथ डेवलपमेंटल माइलस्टोन थे, ग्रोथ डेवलपमेंटल माइलस्टोन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आज के लिए आपका इतना काफ़ी है, हमने काफ़ी कुछ डेवलपमेंटल माइलस्टोन के बारे में डिस्कस किया। इसी प्रकार की और भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिगार्डिंग हम क्लासेस यहाँ पर कंडक्ट करते रहेंगे। बने रहिए 10 PM क्लास के साथ। थैंक्स टू वॉचिंग द नर्सिंग वाईफाई एजुकेटर्स।